वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और एक जो बात अब हम आपको बताएंगे ना, ये सुनते हुए भी बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए कि तालीम किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में बड़ी कलीदी अहमियत की हामिल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमें नज़र नहीं आता कि तरजीहात में शामिल है, और अगर हुक्मरान तबके की तरजीहात में की बात की जाए तो तालीम का फ़रोग तो उसमें कभी नहीं रहा। सुबह बलोचिस्तान की बात करें तो वहाँ सूरत हाल और भी मायूस कुन है। रिपोर्ट जो है वो हमजा आपको बताएंगे। जी, वो रिपोर्ट ये है कि सूबे में इस वक्त बंद स्कूलों की तादाद 4000 से जायद हो चुकी है। 4000 से बंद स्कूल, कितने कुछ स्कूल्स वहाँ पर पहले मौजूद हैं, इस बात का जवाब आप अपने आप से पूछें और फिर ये बताएं कि 4000 जब उसमें से भी बंद है। और ये जानकर आप हैरान ही हो जाएंगे कि स्कूल बंद होने की वजह यह है कि अक्सर स्कूलों में सिर्फ एक उस्ताद तैनात है, और फरा जब वो उस्ताद छुट्टी पर हो, रिटायर हो जाए या फिर इंतकाल कर जाए तो स्कूल बंद हो जाता है, क्योंकि एक ही उस्ताद। कितनी अफसोसनाक बात है। ये मुल्क के सबसे बड़े सूबे की बात हो रही है, जो आबादी के लिहाज से ना सही, रकबे के लिहाज से हमारा एक बहुत बड़ा सूबा है। ये वो सूबा है जिसकी तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी हुई है। 12 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बलूचिस्तान में 60 से 70% बच्चे स्कूल में दाखिला ही नहीं ले पाते। उनमें से 78% लड़कियां होती हैं। जाहिर है लड़कियां ज़्यादा इस जो है मुसीबत का शिकार होती हैं। 67% लड़के जो हैं वो भी स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते। और बलूचिस्तान हुकूमत की अपनी अगर रिपोर्ट की बात करें जो कि उन्होंने जारी की है, तो सूबे में बच्चों के 31.1%, जबकि बच्चियों के 33.4% स्कूलों में बैठने के लिए मेज़, कुर्सियाँ, चटाई, ये जो बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं ये भी नहीं। यानी कि वो स्कूल ही नहीं है। अगर हम आम अल्फाज में बात कर लेना, आप अपने बच्चे को कभी ऐसे स्कूल में भेजना चाहेंगे? नहीं। लेकिन अपने चाइल्डहुड की बात करें ना हमजा, हमें स्कूल जाने में क्या अच्छा लगता था कि हम स्कूल जाएंगे, वहाँ पे हमें वो जो एक माहौल मिलता था, लाइब्रेरी होती थी हर स्कूल में। अब आप सोच सकते हैं कि स्कूल में जहाँ मेज़ कुर्सी नहीं है वहाँ कोई किताब होगी, कोई लाइब्रेरी होगी। मैं जब पढ़ रहा था कंप्यूटर लैब्स मौजूद होंगे, आप कंप्यूटर लैब में जाते थे, जो है ना हफ्ते में एक दिन आपको वहाँ पर लेके जाया जाता था आधे पौने घंटे के लिए। मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लाइब्रेरी का होता था, एंड इट वाज द बेस्ट रिफ्यूज, जिसमें कि आप जाके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब बदकिस्मती से सब कुछ नहीं है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी से हम बातचीत। अस्सलाम वालेकुम शाहबानी साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, एक तरफ हम बलूचिस्तान को खित्ते का अगला दुबई कहते हैं कि ये मुल्क में तरक्की का जो है एक नया दौर शुरू होना है और वो बलूचिस्तान से उसका आगाज़ होना है, लेकिन दूसरी तरफ तालीम की बुनियादी सहूलियात ही वहाँ मौजूद नहीं है। अगर यही हालात रहे तो पसमानदगी का शिकार ये सूबा जो है ये कैसे इन हालात को बदलने में कामयाब होगा? जी, बलूचिस्तान दुबई तो बिल्कुल इसको कहा जाना चाहिए। जो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास मिनरल्स हैं, जो साहिली पट्टी हैं, जो वसाइल हैं। अब ये है कि पास्ट में फेडरल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान पे तवज्जो नहीं दिया, वसाइल कम दिए। बलूचिस्तान को ख़ुसूसन 18th अमेंडमेंट के बाद जो रिसोर्सेज ट्रांसफ़र हुए फेडरल गवर्नमेंट से, वो बहुत हद तक मिसमैनेजमेंट का, बैड गवर्नेंस का शिकार रहे। इसमें पास की प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट दोनों जिम्मेदार हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पास में किसी गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं किया होगा, प्रोविंशियल कुछ गवर्नमेंट ने ज़रूर कोशिश की है, लेकिन ज़्यादा वो बराबर वो एफर्ट साबित नहीं हुए। अब जाके बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का एक विजन है कि हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई और टूरिज़म प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमने बलूचिस्तान को ले जाना है। ये मेन हमारा फोकस है। बाकी यकीनन जो 41 डिपार्टमेंट्स है, सबको हम अपनी पाँव पे खड़ी कर रहे हैं, उसमें बेहतरी ला रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस के ज़रिए एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट के तहत बलूचिस्तान के तमाम सेक्टर में बेहतरी लाई जा रही है, जिसमें एजुकेशन भी है। अब आप देखें कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट में ओवरऑल बलूचिस्तान के एजुकेशन सेक्टर के लिए 40 अरब रुपए एलोकेट किए गए, लेकिन 2020 में इसको बढ़ाते बढ़ाते हम 56 अरब तक पहुंचे हैं, यानी 16 अरब रुपए का बलूचिस्तान के एजुकेशन सेक्टर में बजट में एलोकेशन में इजाफा किया गया, विच शोज़ the priority and focus of Balochistan government towards improving and betterment in education sector. तो इस सिलसिले में हमारे जो टोटल बलूचिस्तान में 14,979 टोटल हमारे तमाम स्कूल और कॉलेजेस हैं, उसमें अब मज़ीद हम इजाफा कर रहे हैं कि 53 सिर्फ जो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल उसको इस साल हम अपग्रेड कर रहे हैं मिडिल स्कूल में, और 53 मिडिल गर्ल्स स्कूल्स को सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल में हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। और इसी तरह 85 जो बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं मिडल में, और 18 को अपग्रेड कर रहे हैं फर्दर हायर सेकेंडरी स्कूल में।
इसके अलावा बलूचिस्तान के मुतअद्दिद जो इंटर कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड किया गया डिग्री कॉलेजेस में। बिल्कुल ठीक है लियाकत चवानी साहब, अब हो रही है जिस तरह से आप कह रहे हैं बजट आपने बढ़ा दिया है, तो फिर बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल क्यों हैं जहां सिर्फ एक ही उस्ताद है? जब उस्ताद रिटायर हो या इंतकाल कर जाए, जैसे हम बात कर रहे थे, या छुट्टी पे चला जाए तो स्कूल ही बंद कर दिया जाता है, तो आपके पास नया असातिज़ा रखने का बजट नहीं है। अगर बजट बढ़ा दिया है तो इसमें वैकेंसीज क्यों नहीं पैदा की गई? मैंने जैसे जिक्र किया, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सिंगल टीचर स्कूल जो है कोयटा से बाहर खसूसन वो बहुत ज़्यादा हैं और पास्ट में इस तरफ जो है प्रॉपर फोकस नहीं किया गया और इसी वजह से जो है बहुत सारे स्कूल जो है वो सिंगल टीचर स्कूल रहे। और जाहिर है कोई अगर एक ही उस्ताद है पूरे स्कूल में, खुदा न ख्वास्ता उसका इंतकाल हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाती है या किसी वजह से बीमार पड़ जाता है या रिटायर हो जाता है, तो जब तक अगला टीचर वहाँ पर आता है वो प्रोसेस मुकम्मल होता है, उस वक्त तक यकीनन स्कूल बंद रहते रहे हैं। लेकिन चूंकि कोविड के दौरान वैसे ही लॉकडाउन था, 15 फरवरी से हमारा जो समर जोन के स्कूल्स हैं वो खुल रहे हैं, विंटर जोन के खुल गए हैं, जितने सिंगल टीचर स्कूल्स हैं वो भी खुले हुए हैं और असातिज़ा वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे RTSM एक सिस्टम है जिसकी तरह रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत तमाम ऐसे असातिज़ा उनके प्रेजेंस को मेक श्योर भी किया जा रहा है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, उसका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पर इस तरह की कंप्लेंट्स हैं उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन मैंने जिक्र किया चूँकि असातिज़ा की कमी थी और उस कमी को दूर करने के लिए जैसे मैंने डेटा आपके साथ शेयर किया, 780 टीचर्स हमने ऑलरेडी मुख्तलिफ स्कूलों में वो हमने अपॉइंट किए हैं। माजरत के साथ शाहवानी, आप ये जो रिपोर्ट है ये पिछली हुकूमतों की नहीं है, रिपोर्ट अब आई है कि 4000 से ज़ायद स्कूल जो हैं वो बंद हैं, तो ये आपकी हुकूमत की बात हो रही है ना। और फिर उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि सूबे में 12 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर है, यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है ये भी आपकी हुकूमत की बात हो रही है। आईन पाकिस्तान तो कहता है कि आर्टिकल 25A के तमाम बच्चे जो है उनको बेसिक और मयारी तालीम जो है वो आप देंगे, रियासत पाकिस्तान देने की पाबंद है। तो रियासत अपनी कामयाबी, अपनी किरदार अदा करने में नाकाम क्यों है और आपकी हुकूमत के जो 2.5 साल है उसके बाद ये रिपोर्ट क्यों आ रही है? देखिए, रियासत मैक्सिमम कोशिश कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट और चारों सूबाई हुकूमतें भी कोशिश कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि चारों सूबाई हुकूमतें इस बात को समझते हैं कि तालीम के बगैर एक ताबनाक मुस्तकबिल का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बहुत सारे प्रोविंसेस में या गवर्नमेंट्स में रिसोर्सेज की कमी का इशू हो सकता है या प्रायोरिटी फिक्स करने का इशू हो सकता है। मैं बाकियों पे कमेंट किए बगैर बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो फोकस है मैंने आपके साथ शेयर किया और आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इस बात का पाबंद करती है कि जो इब्तिदाई तालीम है बच्चों का वो रियासत की जिम्मेदारी है, उसको फ्री गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करे। फ्री तो अपनी जगह, मैंने जैसे जिक्र किया, हम तो फर्दर फ्री तालीम के साथ साथ जो प्राइमरी स्कूल की बच्चियों जो हमने अब इनिशिएटिव लिया है, जो आगे बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स तक उसको हम आगे बढ़ाएंगे कि 500 रुपये हम एक्स्ट्रा बच्चियों को जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं कि वो बच्चियों को स्कूलों में भिजवाएं, वो जो इनरोलमेंट है उसमें इजाफा किया जाए। इसके अलावा वो बच्चे प्राइमरी के वो बच्चे जो चाइल्ड लेबर में तालीम उनका इनरोलमेंट के बजाय उनको दरसगाहों में तदरीसी अमल के लिए भिजवाने के बजाय उनके पेरेंट्स उनको गैरेजेस में, उनको होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या दीगर शोबों में बच्चों को मजबूर करते हैं कि वो जाके चंद रुपए कमाएं, उसको भी हम डिस्करेज कर रहे हैं। हमने उस पर भी लेजिस्लेशन की है और वो बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं और स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं उनको भी हम गैरेजाज में उनको भी मुशक्कत करते हुए हम नहीं देखना चाहते, उनको हम स्कूल में और खेल कूद के मैदानों में देखना चाहते हैं। उसके लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 2 सालों में जो बलूचिस्तान में स्कूल गोइंग जितने भी चिल्ड्रन हैं मैक्सिमम हम उनको इनरोल करें। बिल्कुल ठीक है लियाकत शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो ये कह रही है कि सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो वही महकमा तालीम में रही है और फिर गुज़श्ता हुकूमतों पे डाल दिया जाना। ये चले किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हम भी यही बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मौजूदा हुकूमत की भी हम बात करें। बिल्कुल। और अभी कुछ अरसे में बजट एलोकेशन शुरू हो जाएगी ना, तो हम देख लेंगे वहाँ पे कि कितने बजट जो है एजुकेशन के लिए मुख्तस किया जाता है, कितना बजट हेल्थ के लिए मुख्तस किया जाता है, तो तरजीहात का तयन तो वहीं पे हो जाता है। मुझे ना एक चीज़ की समझ नहीं लगी कि एक उस्ताद है उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और किधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो ट्रांसफ़र करने वाले क्या सोच रहे होते हैं ना, मतलब हैरत की बात है।
सो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बांग्लादेश जो कि आज इस खित्ते में उसकी जो तरक्की की रफ्तार है, जीडीपी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ तरक्की कर रहा है, वो अपने जैसे कह रहे हैं जीडीपी का 18% मुख्तस करता है तालीम के लिए, और हमारा मुश्किल से 2 पॉइंट समथिंग है अब आके। हमने स्कॉलरशिप्स भी बंद की अब आके अभी और फिर उसके बाद हम कहें कि नहीं हम तो तालीम को बड़ी अहमियत देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये ख्वाब खरगोश ही है जिससे हमें जल्दी बेदार हो जाना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा मसला है, खाने पीने का तो मसला है ही है। उठने सोने बैठने की आदतें हमारी बिल्कुल बदल चुकी हैं, और उसके बाद जब कोई शख्स होता है ना, वो आपको ये कहता है कि आप तो, या बच्चे आपको कहना अंकल आंटी, आपको ना बुरा लगता है, आप कहते हैं यार मेरी तो इतनी उम्र नहीं है और मुझे अंकल आंटी कहा जा रहा है। उम्र से ज्यादा बड़े नजर आना शुरू हो जाते हैं लोग, ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल सही। हम सब मुझे नहीं समझ आती, हम लोग ना बड़े एक और उसमें चले गए। अक्सर लोग मुझसे लड़ पड़ते हैं कि आपने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा मैं 8:30 बजे सो जाती हूँ, तो उन्हें लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि 8:30-9 बजे कोई बंदा सो जाए। तो मैं उन्हें कहती हूँ मैं एक्चुअली सो जाती हूँ। मेरा जो है ना, मैंने अपने आप को इस तरह से ट्यून किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए मैं 8:30-9 बजे मैं सो जाती हूँ, भले दुनिया में कुछ भी हो रहा है। ये हमारे जो है ना सोने का टाइम भी बड़ा गलत है, पूरी रात जागते हैं और रात को हमें क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है ना, फिर हम कुछ खाते हैं, हम बर्गर्स मंगवाते हैं और फिर जब खा पी रहे होते हैं वैसे ही हम सो जाते हैं और सुबह हम आराम से उठते हैं। बिल्कुल सही। सो बहुत सारी ऐसी गलत आदतें हैं और गलत रवैये हैं जिन्होंने कि हमारी ज़िंदगी के साइकिल को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से कबल अज़ वक्त बुढ़ापा जो है वो तारी हो जाता है। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या इसका रिलेशन है? वैसे हम ये भी बात कर रहे थे, क्योंकि ये भी रिलेशन है कि आप खुद को बूढ़ा समझना शुरू कर देते हैं तो भी आप बूढ़े हो जाते हैं। ये वैसे हैरत की बात है। हम तो चलें ये बात कर रहे हैं, लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, हमने बात करने की कोशिश की है बुढ़ापे को लेके, उनके जवाबात क्या हैं वो आपको सुना। इंसान की समझ बूझ जो है ना वो बढ़ जाती है। इसमें परेशानी की क्या बात है? हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसी के सहारे हम जीते हैं। ये जो थिंकिंग है ये बंदे को थोड़ा सा पीछे लेके जाती ज़रूर है। वक्त है, गुजर रहा है, समझे, इसको आप नहीं रोक सकते और नए से परेशान होने की कोई बात है भैया। मैं इतना परेशान भी नहीं हूँ, लेकिन मतलब बीमारियाँ भी आते हैं, सब मतलब घर की परेशानी भी होती है, बच्चों की भी होती है, तो बंदा तो लाजमी परेशान होता है ना। परेशान है, लेकिन परेशान इस वजह से है कि जितनी उम्र बढ़ती जा रही, घर वाले शादी नहीं करवा रहे हमारी। मैं ये कहूँगा कि कुछ सीखने के लिए उम्र का ज़्यादा होना हमारे लिए नुकसान दे रही है। बढ़ती उम्र से आपको इस बात का इदराक करना चाहिए कि मैं बड़ा हो रहा हूँ और अपने अमाल को बेहतर करना चाहिए। हमजा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वालिदैन शादी नहीं करा रहे। आपको याद है मैंने आपसे पहली मुलाकात में ये पूछा था कि हमजा आपकी शादी कब हुई थी, ना मैंने अप्रिशिएट किया था कि आपने सही टाइम पे शादी कर ली। वालिदैन नहीं करवाते कि जब तुम कमाओगे, घर बनाओगे, फिर हम तुम्हारी शादी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखें, वो जितने नौजवान है ना वो फिलोसोफर बन गए थे। आप देखें कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हम समझ बूझ आ जाती है। और जितने बुजुर्ग थे ना वो कहते हैं हाँ बीमारियां आ जाती हैं, कुछ मसाइल हो जाते हैं। तो मैरी से बात करते हैं। मैरी परवेज हमारे साथ मौजूद हैं कि ये होता आखिर क्यों है। गुड मॉर्निंग मैरी। गुड जो हम कह रहे हैं उसके लिहाज से हमें बताइएगा क्या ताल्लुक है बुढ़ापे का हमारी सोच के साथ, हमारे रवैये के साथ, क्योंकि सोच और रवैये से ही फिर आदतें बनती है ना, लाइफस्टाइल बनता है। रवैये, एटीट्यूड, किस तरीके से हम ज़िंदगी को देखते हैं, पर्सपेक्टिव टू लाइफ हमारा क्या है, ये सब चीज़ें हमारी एज से डेफिनेटली रिलेटेड होती हैं। जैसे एक टीनेजर सोचता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, जैसे वो प्लानिंग कर रहा होता है, जैसे वो फ्यूचर प्लान्स बना रहा होता है, गोल्स अपने बना रहा होता है, उस तरीके से एक बुज़ुर्ग, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, somebody who's aging, जिनकी उम्र बढ़ रही है, वो ऐसे नहीं सोचते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है वैसे वैसे हमारे गोल्स भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। बचपन में अगर हमारा गोल है कि पहले आपने मैट्रिकुलेशन करनी है, कैम्ब्रिज करना है, उसके बाद आप FSC में जाएंगे, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी कंप्लीट करेंगे, जी मास्टर्स है, ये है, वो है वगैरह, जॉब हासिल करनी है, शादी करनी है, ये सब चीज़ें लेनी है, घर बनाना है, लेना है। हम इनको अंडरमाइन करें मगर गोल्स तो हैं, बिल्कुल हैं, करियर गोल्स और लाइफ गोल्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जैसे जैसे आपकी उम्र इंक्रीज़ हो रही होती है कि गोल्स या तो आप अचीव कर चुके होते हैं या अगर आप नहीं कर पा रहे होते तो काइंड ऑफ आप एक होपलेस सिचुएशन में होती है कि अब तो उम्र गुजर गई मेरी। आपने कॉमनली ये चीज़ सुनी होगी कि अगर कोई बंदा 30 को पहुंच जाता है तो वो कहता है 30 गुजर गए हैं, 30 रह गए हैं, बस इतनी सी ज़िंदगी थी तो बस ख़त्म हो गई है। तो आई थिंक ये नंबर 1 पॉइंट जो है वो यहाँ पर ये होता है कि जैसे हमारी उम्र गुजरना शुरू होती है और हम इंक्रीज़ हो रही होती है, आपके मेडिकल इश्यूज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। इंसान को ऑटोमेटिकली ऐसे लगता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो लॉस ऑफ कंट्रोल जब वो फील करना शुरू करता है वो मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, साथ ही साथ उसके गोल्स जो हैं वो, उसकी पैशन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है कि उसको लगता है कि अब ज़िंदगी में ऐसा कुछ करने को नहीं है, जो कर लिया है वो कर लिया, बाकी अब मेरे में हिम्मत नहीं है क्योंकि अब तो इतनी सी ज़िंदगी रह गई है।
तो इसके लिए प्रॉब्लम ये, अच्छा एक और बात ये है कि हम एज अ सोसाइटी अगर देखा जाए तो हम आई नो कि हम लोग ज़्यादा ओल्ड एज की बात नहीं करें, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा कैटेगरी है हमारी सोसाइटी की जिसको हम मार्जिनलाइज कर देते हैं। ऑटोमेटिकली हम आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एडल्ट जो कि अबव 40 हैं, ठीक है, 40 to 60 की एज के अंदर जो हमारे एडल्ट हैं, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट दे आर डूइंग, कौन से स्पोर्ट्स हैं, कौन सी ऐसी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर उनको इन्वॉल्व किया जाता है। हर बंदे की दिमाग की एज सेम नहीं होती है। कुछ लोग हमें 50 साल की उम्र में भी ऐसे तेज नजर आ रहे होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, अपने आप को जवान फील कर रहे होते हैं। कुछ 25 साल के बाद ही ऐसा समझते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ। दिमागी तौर पर कितना असर है? मेंटल एज जिसको कहते हैं, मेंटल एज इज समथिंग कि आप कभी कभार किसी 10 साल के बच्चे को देखेंगे और आप हैरान होंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है और ये कितना मैच्योर बच्चा है। ये ऑब्वियसली आपके जेनेटिक्स भी इसके अंदर एक रोल प्ले करते हैं, आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बच्चे के इंटरेस्ट्स क्या हैं? कुछ बच्चे जो कि अगर एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, दे प्रॉब्ली माइट बी इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी, और आपको शायद ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता होगा और आपको लगेगा कि शायद ये बच्चा मेरे से ज़्यादा मैच्योर है, लेकिन बेसिकली उसका इंटरेस्ट बस उस चीज़ के अंदर है। और इसी तरीके से अगर आप ये कहें कि 25 ईयर ओल्ड अगर अपने आप को बुजुर्ग समझने लग जाए, तो आई थिंक आपको डेली बेसिस के ऊपर यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि अगर बहुत बड़े गोल्स नहीं तो एवरी डे बेसिस के ऊपर छोटे छोटे गोल्स सेट करें, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर जो ऐसा सोचते हैं कि शायद उन्होंने कर लिया जो करना था ज़िंदगी के अंदर। मेरी तफक्कुर आजकल के दौर का जिसे स्ट्रेस कहते हैं, तनाव कहते हैं, ये एक आज के दौर की सौगात हमेशा ही रही है। मेरा ख्याल है कि हर दौर में ही रहा है, हमें लगता है आज ज़्यादा। इसका क्या ताल्लुक है एजिंग के साथ? क्योंकि लोगों को बूढ़ा होने से कोई मसला नहीं होता, बूढ़ा दिखने से मसला होता है। दे डोंट वांट टू फील ओल्ड। तो ये कैसे, इससे कैसे छुटकारा पाएं? अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ या वेस्ट से हम अगर कंपैरिजन करें अपना, तो हम लोग यहाँ पर अभी भी फिटनेस को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है। बिल्कुल। और स्ट्रेस जो है उसका एक सबसे बड़ा जो स्ट्रेस बस्टर और क्या कहना चाहिए कि समथिंग जो कि आपको हेल्प करता है स्ट्रेस रिलीव करने का, दैट्स एक्सरसाइजिंग, दैट्स हैविंग अ गुड डाइट। साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ प्रूवन है, रिसर्च ये चीज़ प्रूव करती है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं उनके स्ट्रेस लेवल, देखिए स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी से नहीं जा सकता, आपको बस उसको मैनेज करना आना चाहिए। और उसको मैनेज करने के दो जो बेहतरीन और आसान तरीके हैं वो हैं आपकी फ़िटनेस के ऊपर गौर करना, एक्सरसाइज के ऊपर, और उसके अलावा ये कि आप अपनी डाइट के ऊपर इस तरीके से गौर करें कि हम बैलेंस डाइट रखें, फ्रेश डाइट रखें, हेल्दी डाइट रखें। अब इसका मतलब ये है कि जब आपकी फ्रेश डाइट होगी, हेल्दी डाइट होगी, आप एक्सरसाइज बेहतर कर रहे होंगे, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपकी सेरोटोनिन लेवल्स बॉडी के अंदर वो अच्छे हो जाएंगे। हमें बताएं कैसे हम जवान रह सकते हैं, ज़्यादा देर तक तंदुरुस्त रह सकते हैं, खुश रहकर। और खुश रहकर वो उसका तरीका ये है, कहना आसान है लेकिन वही बात है जो जहाँ से हमने छोड़ा था इस बात को। आपके ब्रेन के अंदर एक छोटी सी न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल होता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो आपके मूड को स्टेबलाइज करने में भी मदद करता है, आपको खुश रहने में भी मदद करता है। एक और चीज़ होती है उसको हम डोपामीन कहते हैं। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं वो बेहतर इस तरह से हो सकती हैं कि सेरोटोनिन आपको नेचुरली मिलता है आपके खानों से भी। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो जब टॉक्सिन्स एक रिलीज़ होते हैं आपकी बॉडी में से, तो आप नेचुरली अपने सेरोटोनिन को बूस्ट कर रहे होते हैं, नंबर 1। डोपामीन, इसको हम लेमैन टर्म्स में हम इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, या सो हैप्पी हार्मोन जो है ये आपका तब रिलीज़ होता है जब आप अपने आप को सराउंड करते हैं उन एक्टिविटीज़ से और उन लोगों से जो कि पॉजिटिव है। अब ये तो वो चीज़ होगी, खुश होते हैं। हाँ, ये वो चीज़ होगी जो आप खुद अपने लिए कर सकते हैं। दूसरे लोग जो आपके सराउंडिंग के अंदर के देखें कि जैसे जैसे एक इंसान जो अपनी उम्र में इंक्रीज़ होता है, और जैसे हमने पहले बात की मेडिकल इशूज़ आते हैं और स्ट्रेसर्स इन लाइफ आते हैं, किसी इंसान को अच्छा नहीं लगता कि वो किसी और पर डिपेंड करे। और जब वो अपने बच्चों पर डिपेंड करना शुरू कर जाते हैं जो कि अभी खुद भी इस काबिल नहीं होते कि वो अपने आप को संभाल सकें, तो उसके अंदर बच्चे भी स्ट्रेस का शिकार होते हैं और बड़े भी। तो उस पॉइंट के ऊपर आई थिंक ये है कि द यंगर पीपल, उनको ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपने अपने बड़ों की सेल्फ एस्टीम नहीं खराब होने की ज़रूरत है। मेरी बहुत शुक्रिया, आप आई और हमने इस अहम मौजू पे बात की है। बाबा जी और आंटी जी कहना कम करें, ये भी एक वजह है कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।